प्राथमिक क्रिया अध्याय नंबर 4। प्राथमिक क्रिया किसे कहते हैं? प्राथमिक क्रिया यानी कि अध्याय नंबर 4 है। इसके क्वेश्चन देखते हैं। आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं? आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं? मानव के वे क्रियाकलाप जिनसे आय प्राप्त होती है आर्थिक क्रियाकलाप है। यानी कि सादा सिंपल सवाल है। यानी कि आर्थिक क्रिया मानव को जिन क्रियाकलापों से आय प्राप्त होती है क्या कहलाते हैं? आर्थिक क्रियाकलाप। सादा सिंपल है, मोस्ट भी क्वेश्चन है। प्रमुख प्राथमिक क्रिया के नाम बताइए कि प्राथमिक क्रियाएं कौन कौन सी हैं, उनके नाम बताइए। पहला है आखेट, भोजन संग्रह, पशुचारण, मछली पकड़ना, वनों से लकड़ी काटना, कृषि और खनन। यानी कि ये प्राथमिक क्रिया में आती है। वेरी पोस्ट सवाल है, इसे याद कर लेना। यानी कि प्राथमिक क्रियाओं कौन कौन से देखो, आखेट आता है, भोजन संग्रह आता है, पशुपालन यानी कि प्रकृति से पशुपालन होता है, मछली पकड़ना प्राकृतिक है, वनों से लकड़ी काटना प्राकृतिक, कृषि प्राकृतिक है, खनन यानी प्राकृतिक। ये सब प्राकृतिक क्रिया प्राथमिक प्रकृति से। उन दो क्रियाकलापों के नाम बताइए जिन पर आदिमकालीन मानव अपने जीवन निर्वाह के लिए निर्भर रहते हैं। प्राचीन क्या करते हैं? यानी कि आखेट एवं भोजन संग्रह। आखेट एवं भोजन संग्रह प्राथमिक क्रिया के ये हैं, यानी कि जिन पर यानी कि आदिमकालीन मानव जीवन निर्वाह के लिए निर्भर रहता है। यानी कि ये दो क्रियाकलाप हैं, इन पर रहता है। विश्व के किन दो देशों में भोजन संग्रह किया जाता है? नाम लिखिए। किन देश भोजन संग्रह किया जाता है? पहला है उच्च अक्षांशीय क्षेत्र, उत्तरी कनाडा, उत्तरी यूरोप तथा दक्षिणी चिली है। निम्न अक्षांशीय क्षेत्र यानी कि दक्षिणी अमेरिका का अमेजन बेसिन, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका तथा दक्षिणी पूर्वी एशिया का आंतरिक प्रदेश आता है। तो इसे भी याद कर लेना। अब बात करते हैं चिल्का। चिल्का किसे कहते हैं? चिल्का वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्ट में भी आ सकता है, रिक्त स्थान में भी आ सकता है, और यानी कि 1 नंबर वाले सवालों में भी आ सकता है। तो इसे देखना। चिल्का च्युइंगम को चूसने के बाद शेष बचे भाग को चिल्का कहते हैं। यह जैपोटा वृक्ष के दूध से बना होता है। यानी कि जैपोटा वृक्ष के किससे दूध से बना होता है? च्युइंगम को चूसने के बाद शेष बचे भाग को क्या कहते हैं? चिल्का कहते हैं। चलवासी पशुचारण की संख्या घटने के दो कारण होते हैं। यानी कि पशुओं के साथ ही के साथ दूसरे स्थान पर चलने चलवासी पशुचार कहलाते हैं। यानी कि इनकी क्या कारण है? घटने कारण है राजनीतिक सीमाओं का अधिग्रहण, यानी कि राजनीति यानी कि सीमा निर्धारित करती हैं। और दूसरा है कई देशों द्वारा नई बस्तियों की योजना बनाना है। कई देशों ने यानी कि बस्तियों की योजना बनाई है। ठीक है, अब बात करते हैं हम ऋतु प्रवास। पशुपालन अपने पशुओं के साथ गर्मियों में मैदानी भाग से पर्वतीय भागों की ओर और सर्दियों में पर्वतीय भाग से मैदानी भागों की ओर प्रवाह करते हैं। इस गतिविधि को ऋतु प्रवास कहते हैं। भारत में हिमालय क्षेत्र गुज्जर, बकरवाल, गड्डी, भेड़िया जाति के लोग ऋतु प्रवास करते हैं। ऋतु प्रवास यानी कि पशुओं के साथ अपने पशुओं को गर्मियों में मैदानी भागों में पर्वतीय भागों की और सर्दियों में पर्वतीय भागों से मैदानी भागों के, यानी कि पशुओं के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में प्रवास करना ही कहलाता है ऋतु प्रवास कहलाता है। ऋतु प्रवास यानी कौन सी जनजाति करती है? गुज्जर, बकरवाल, गड्डी यानी कि भूटिया जाति यानी कि आदि लोग ऋतु प्रवास करते हैं। अब बात करते हैं ब्राजील में कॉफी के बागानों को क्या कहा जाता है? वेरी मोस्ट क्वेश्चन है फेजेंडा कहते हैं। कृषि का अर्थ लिखिए। कृषि खेतों को जोतना, फसलें उगाना और पशुओं के पालन पोषण की क्रिया क्या कहलाती है? कृषि कहलाती है। खेतों को जोतना, फसलों को उगाना, पशुओं को पालन पोषण की क्रिया क्या कहलाती है? कृषि। अब बात करते हैं हम निर्वाह कृषि में कृषि क्षेत्र में रहने वाले स्थानीय उत्पादों का संपूर्ण अथवा लगभग का उपयोग करते हैं। इसमें दो भागों बांटा गया है, आदिमकालीन निर्वाह कृषि, गहन निर्वाह कृषि। निर्वाह कृषि को कितने भागों में बांटा गया? दोनों। आदिमकालीन निर्वाह कृषि, गहन निर्वाह कृषि, यानी कि आदिमकालीन गहन निर्वाह कृषि। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। ट्यूलिप नामक पुष्प की खेती कौन से देश में की जाती है? नीदरलैंड में। कृषि की सर्वप्रथम विशेषता क्या है? कि मिश्रित कृषि की विशेषता कौन सी है? मिश्रित कृषि में फसल उत्पादन एवं पशुपालन दोनों को समान महत्व दिया जाता है। मिश्रित कृषि में यानी कि फसल उत्पादन भी किया जाता है एवं पशुपालन भी किया जाता है। यह कृषि विश्व के अत्यधिक विकसित भागों में की जाती है। चारे की फसलें मिश्रित कृषि के प्रमुख घटक हैं। मिश्रित कृषि की फसलें यानी कि इसमें फसल एवं पशुपालन दोनों भी किया जाता है। यह कृषि विश्व के अत्यधिक विकसित भागों में की जाती है। चारे की फसल मिश्रित कृषि के प्रमुख घटक हैं। किस प्रकार की कृषि को सोवियत संघ में कौन कौन कहा जाता है? सामूहिक कृषि को।
वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, किस अमूल की कृषि को कहा जाता है कौन कौन, कहाँ सोवियत संघ, ऐसे भी पूछ सकता है, ऐसे भी पूछ सकता है। नीचे दिए गए घास के मैदानों को समृद्ध कीजिए, यानी कि यूरेशिया, यानी कि ये देख लेना आप, यानी कि अमेरिका, उत्तरी अमेरिका में पेरिस, अर्जेंटीना में पंपास, दक्षिण अफ्रीका में वेल्डस, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स, न्यूजीलैंड में कैंट्री। आप ये देख लेना। विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश उत्पादन की खनन प्रसन्नता एवं शोध कार्यों के पीछे क्यों हट रहे हैं? क्योंकि इसमें श्रमिक के लागत अधिक आने लगती है, यानी कि क्योंकि इसमें क्या आती है, श्रमिक लागत अधिक आने लगती है। विकासशील देश खनन कार्य क्यों महत्व देते हैं, यानी कि विकासशील देश है ना जो खनन कार्य को क्यों महत्व देते हैं, यानी कि दे रहे हैं, अधिक ज़्यादा क्यों देते हैं। विकासशील देश अपने विकास श्रमिक शक्ति के बल पर अपने देशवासियों को ऊंचे रहन सहन को बनाए रखने के लिए खनन कार्य महत्व देते हैं, यानी कि विकासशील देश है ना अपने श्रमिक शक्ति के बल पर अपने देशवासियों को ऊंचे रहन सहन बनाए रखने के लिए खनन कार्य को महत्व देते हैं। डेयरी कृषि का कार्य नगरीय और औद्योगिक केंद्रों के समीप क्यों किया जाता है? डेयरी कृषि का जो कार्य है नगरीय और औद्योगिक केंद्रों के समीप क्यों किया जाता है? क्योंकि ये क्षेत्र ताज़ा दूध एवं अन्य डेयरी उत्पादन की। अब बात करते हैं मिश्रित कृषि की सर्वप्रथम विशेषता क्या है। मिश्रित कृषि किसे कहते हैं? मिश्रित कृषि में फसल उत्पादन एवं पशुपालन दोनों को समान महत्व दिया जाता है। मिश्रित कृषि में फसल उत्पादन भी किया जाता है एवं पशुपालन भी किया जाता है। यह कृषि विश्व के अत्यधिक विकसित भागों में की जाती है, यानी कि अत्यधिक जो विकसित भाग हैं उनमें कौन सी कृषि की जाती है? मिश्रित कृषि की जाती है। चारे की फसलें मिश्रित कृषि के प्रमुख घटक हैं इस कृषि के, यानी कि किस प्रकार के कृषि को सोवियत संघ में कौन कौन कहा जाए? कौन कौन किसे कहते हैं? सामूहिक कृषि को। सोवियत संघ में सामूहिक कृषि को क्या कहा जाता है? कौन कौन, ऐसे भी सवाल बन जाते हैं और इसे आप याद कर लेना। ठीक है। विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश, विकसित जो अर्थव्यवस्था है उत्पादन, यानी कि देश उत्पादन की खनन प्रशंसा एवं शोध कार्य में पीछे क्यों हट रहे हैं? क्योंकि इसमें श्रमिक का लगातार अधिक आने लगे, यानी कि जिनकी विकसित अर्थव्यवस्था है यानी कि वाले देश उत्पादन की खनन प्रशंसा एवं शोध कार्य में पीछे क्यों हट रहे हैं? क्योंकि इनमें श्रमिक लगातार आने लगे हैं, यानी कि जिन देशों में अधिक विकसित है वहाँ पर खनन कार्य पर यानी कि रोक वोक लगा दी, यानी कि इससे क्योंकि वहाँ पर खनन कार्य होता है तो वहाँ पर श्रमिक भी जाते हैं, जनसंख्या बढ़ती है, इसीलिए वहाँ पर रोक लगा दी है। विकासशील देश खनन कार्य को क्यों महत्व देते हैं? यानी कि विकासशील जो विकास कर चुके हैं वे देश, विकासशील देश अपने विशाल श्रमिक शक्ति के बल पर अपने, यानी कि विकासशील देशों में श्रमिक काफ़ी होते हैं, यानी कि उनको देश में ऊंचे रहन सहन को बनाए रखने के लिए यानी कि कार्य करेंगे तो यानी कि उनको आय के स्रोत मिलेंगे तो यानी कि उन पर यानी कि वे भी पैसे कमाएंगे तो उससे यानी कि रहन सहन खान पान आदि खनन कार्य को महत्व देते हैं, यानी कि वे भी मजदूरी करेंगे तो वे भी पैसे कमाएंगे। अब बात करते हैं डेयरी कृषि। डेयरी कृषि का कार्य नगरीय एवं औद्योगिक केंद्रों के समीप क्यों जाए? यानी कि डेयरी एवं कृषि यानी कि ये नगरीय केंद्रों के समीप क्यों जाए? क्योंकि यानी कि ये ताज़ा दूध एवं अन्य डेयरी उत्पादन के अच्छे बाजार होते हैं, यानी कि ताज़ा दूध की यानी कि मांग अच्छी होती है, सप्लाई आसानी से हो जाती है तो यहाँ पर आसानी से लगाए जा सकते हैं। अब बात करते हैं बाजारी सब्जी। कृषि नगरीय क्षेत्रों के समीप क्यों की जाती है? यानी कि बाजारी जो सब्जी है कृषि नगरीय क्षेत्रों के समीप क्यों की जाती है? क्योंकि बाजारी सब्जी कृषि की मांग नगरीय क्षेत्रों में अधिक होती है। ताज़ा वस्तु की मांग को पूरा करने के लिए ऐसी कृषि नगरीय क्षेत्रों के समीप की जाती है। बाजारी सब्जी कृषि की मांग नगरीय क्षेत्रों के अधिक होती है, यानी कि बाजारी सब्जी क्यों की जाती है, नगरीय केंद्रों के समीप क्यों की जाती है? क्योंकि बाजारों में यानी कि ताज़ा सब्जी की अधिक मांग होती है एवं आसानी से सप्लाई हो जाती है और विक्रय भी हो जाता है सब्जियों का, तो इसीलिए नगरीय केंद्रों के समीप लगाई जाती है। अब बात है वाणिज्य डेयरी कृषि की तीन विशेषताएं। सबसे बड़ा प्रदेश उत्तरी पश्चिमी यूरोप का क्षेत्र है, यानी वाणिज्य वो जो डेयरी कृषि है उसका सबसे बड़ा क्षेत्र है, यानी कि सबसे बड़ा उत्तरी पश्चिमी यूरोप का क्षेत्र है। दूसरा सबसे बड़ा यानी कि कनाडा। तीसरा न्यूजीलैंड, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया तथा तस्मानिया ये है। अब बात करते हैं विस्तृत पैमाने पर डेयरी कृषि का विकास यातायात के साधनों एवं प्रशिक्षकों के विकास के बाद ही क्यों संभव हो सकता है? विकसित यातायात के संबंधों तथा प्रशिक्षकों के उपयोग से डेयरी उत्पादन को अधिक समय तक संरक्षण तथा पशुरी
प्रसंस्करण कर उन्हें लंबी दूरियों तक भेजा जा सकता है। विस्तृत पैमाने पर की जाने वाली डेयरी कृषि विकास के लिए आवश्यक है। अब बात करते हैं 21। कृषि। उष्णकटिबंधीय कृषि में स्थानांतरण कृषि को किन नामों से जाना जाता है, यानी कि जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हैं उनमें स्थानांतरण जो कृषि है उसे किन किन नामों से जाना जाता है। भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों में से झूमिंग कृषि के नाम से जाना जाता है। मध्य अमेरिका में मेक्सिको में मिल्पा के नाम से, मलेशिया व इंडोनेशिया में लंदांगा नाम से जाना जाता है। यानी कि स्थानांतरण कृषि को उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र हैं यानी कि विभिन्न विभिन्न नामों से जाना जाता है। स्थानांतरण कृषि का भविष्य अच्छा नहीं है, विवेचन कीजिए। स्थानांतरण कृषि का जो भविष्य अच्छा नहीं, पहले मैं स्थानांतरण कृषि के बारे में आपको बताता हूँ। स्थानांतरण कृषि कैसे कहते हैं? स्थानांतरण कृषि उसे कहते हैं यानी कि एक विभिन्न प्रकार का कृषक समूह होता है। कृषक समूह किसी जंगल को काट कर उस जंगल के जो पेड़ हैं उन पेड़ों को जलाकर उस जंगल के जो पेड़ हैं उन्हें जलाकर यानी कि जली हुई राख यानी कि उस जंगल में उर्वर का कार्य करती है एवं 3 से 4 साल उस जली हुई राख के द्वारा उर्वर का कार्य करती है एवं खेती की जाती है। खेती करने के बाद 3-4 साल बाद उसकी उर्वरकता खत्म हो जाती है। खत्म होने के बाद उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह जाकर यही प्रक्रिया अपनाते हैं। इसीलिए स्थानांतरण कृषि का जो भविष्य अच्छा नहीं है। स्थानांतरण कृषि का भविष्य अच्छा नहीं। स्थानांतरण कृषि कार्य में सबसे बड़ी समस्या यानी कृषि कार्य में सबसे बड़ी समस्या है। इस क्षेत्र में भूमि का उर्वरकता कम होती है। इसमें यानी कि भूमि की उर्वरकता क्या कम होती है। इसमें झूम का चक्र आग लगाकर कृषि क्षेत्र तैयार करता है, छोटा होता है। इस कृषि में पर्यावरण की अनुकूल नहीं होता है। इसमें यानी कि पर्यावरण के यानी कि जो जलाते हैं जंगल को जलाते हैं तो उससे पर्यावरण प्रदूषण भी होता है, यानी कि यह कृषि पर्यावरण के अनुकूल भी है। ट्रक कृषि यानी कि ये वेरी मोस्ट क्वेश्चन है और आसान भी क्वेश्चन है, यानी हम आसानी से याद कर सकते हैं। नगरीय क्षेत्रों के चारों ओर सब्जियों का उगाना ट्रक कृषि कहलाते हैं। नगरीय क्षेत्रों के समय यानी कि नगरीय क्षेत्रों के समीप हम यानी कि जो सब्जियां उगाते हैं यह ट्रक कृषि कहलाती है। यह बाजारी फार्मों के बीच ऐसे यानी कि ट्रकों के द्वारा सप्लाई करना, यानी कि नगरीय क्षेत्रों के समीप हम जैसे सब्जी आदि किसी की डेयरी लगाते हैं एवं उन्हें हम ट्रकों के द्वारा यानी कि बाजार में हम सप्लाई करते हैं ट्रकों के द्वारा, तो वह ट्रक कृषि कहलाती है। ट्रक कृषि कहलाती है। अब बात करते हैं हम रोपण कृषि। रोपण कृषि की प्रमुख विशेषता क्या है? रोपण कृषि की प्रमुख विशेषता, इसमें कृषि क्षेत्र का आकार बहुत बड़ा होता है। रोपण कृषि में कृषि क्षेत्र का आकार छोटा नहीं होता बल्कि इसमें कृषि क्षेत्र का आकार बहुत बड़ा होता है, विस्तृत होता है। इसमें अधिक पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है। इसमें रोपण कृषि में अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। उच्च प्रबंधन की तकनीकी की आवश्यकता उच्च प्रबंधन की तकनीक की आवश्यकता होती है। वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है इसमें, यानी कि वैज्ञानिक विधियों का भी प्रयोग किया जाता है इस कृषि में किया जाता है। यह एक फसली कृषि यानी कि कौन सी फसल यानी कि यह फसली कृषि है जिसमें एक फसल के उत्पादन पर भी ध्यान केंद्रित किया जाता है। इसमें एक ही फसल को उगाया जाता है, एक फसल के उत्पादन पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। एक फसल के उत्पादन पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। यह श्रमिक सस्ते मिल जाते हैं और इस क्षेत्र में यानी कि श्रमिक भी सस्ते मिल जाते हैं। विकसित यातायात के कारण फैक्ट्री और बाजार आसानी से जुड़े हो रहते हैं, यानी कि ये शहरों के नज़दीक ये कृषि की जाती है। जैसे यातायात के यानी कि आने जाने के साधन में मिल जाते हैं और फैक्ट्रियों में इस माल को आसानी से पहुंचा जा सकता है और हम माल को यानी कि बेच भी सकते हैं। और अनुकूल भौगोलिक दशाओं के कारण डालों का उपयोग चाय बागानों हेतु किया जाता है। विश्व के विभिन्न देशों में कई रोपण फसलों को उगाया जाता है। भारत श्रीलंका में यानी कि चाय एक रोपण फसल है। भारत एवं श्रीलंका में चाय का उत्पादन किया जाता है। मलेशिया में रबड़, ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागानों को एजेंडा कहते हैं। वेरी मोस्ट क्वेश्चन। पश्चिम द्वीप समूह में गन्ना व केले उगाए जाते हैं। फिलीपींस में नारियल उगाया जाता है और गन्ना उगाया जाता है। इंडोनेशिया में गन्ना उगाया जाता है। इन्हें याद कर लेना। गहन निर्वाह कृषि की विस्तृत विवेचना कीजिए। गहन निर्वाह कृषि किसे कहते हैं इसके बारे में समझाइए। गहन निर्वाह कृषि इस प्रकार की कृषि मानसून एशिया के उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ जनसंख्या अधिक होती है, यानी कि यह कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ पर जनसंख्या अधिक होती है और मानसूनी एशिया होता है, यानी कि मानसूनी क्षेत्र होता है। इसमें खेतों का आकार छोटा होता है यानी कि कम क्षेत्र पर यह कृषि की जाती है, गहन निर्वाह कृषि। इसमें खाद्यान्न फसलों को स्थानीय उपयोग के लिए बोया जाता है, यानी खाद्यान्न फसलें यानी कि स्थानीय लोगों के जो उपयोग के लिए इन फसलों को बोया जाता है, खाद्यान्न फसलों को। इस कृषि कार्य में किसान का संपूर्ण परिवार लगा रहता है। इस कृषि कार्य में किसान का सारा परिवार लगा रहता है ना, सारा परिवार इस कृषि कार्य में काम करता है।
इस कृषि में अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए भूमि का गहन उपयोग होता है। इस कृषि में अधिक लाभ कमाने के लिए भूमि का यानी कि गहन उपयोग होता है। इसमें मशीनों का उपयोग कम होता है और ज़्यादा कार्य मानव श्रम से करवाया जाता है। इस कृषि में यानी कि मशीनों का प्रयोग कम होता है एवं इसमें मानव श्रम यानी कि खुद यानी किसान वर्ग के लोग यानी कि वे अधिक श्रम करते हैं एवं पैसे की बचत करते हैं। भूमि के उपजाऊपन को बनाए रखने के लिए गोबर खाद का प्रयोग किया जाता है। इसमें इस भूमि को उपजाऊ बनाए रखने के लिए इसमें किसका प्रयोग किया जाता है? गोबर एज खाद का प्रयोग किया जाता है। इस कृषि के प्रति इकाई हेक्टेयर इस प्रति यानी कि कृषि के प्रति हेक्टेयर इकाई उत्पादन अधिक होता है, जबकि प्रति व्यक्ति उत्पादन कम होता है। इस कृषि में है प्रति हेक्टेयर उत्पादन अधिक होता है, जबकि प्रति व्यक्ति उत्पादन कम होता है। इस कृषि में पूंजी लागत कम होती है। इसमें यानी कि कृषक यानी कि किसान का पूरा परिवार कार्य करता है, तो यानी कि पूंजी का भी कम यानी कि पूंजी लागत भी कम होती है। इसमें पूंजी की लागत भी कम होती है। अब बात करते हैं गहन कृषि के दो प्रमुख यानी कि चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि, चावल रहित गहन निर्वाह कृषि। चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि, चावल प्रधान गहन ये प्रमुख फसल चावल है। इसमें प्रमुख फसल कौन से चावल है? अधिक के पानी और सिंचाई की सुविधा वाले क्षेत्रों में इस प्रकार की कृषि की जाती है। जहाँ पर यानी कि पानी एवं सिंचाई की सुविधा अच्छी होती है, वहाँ पर कौन सी कृषि की जाती है? चावल प्रधान गहन निर्वाह आसानी से की जाती है। मानसून एशिया के समुद्री तटीय क्षेत्रों में की जाती है। समुद्री तटीय क्षेत्रों में वहाँ पर जल आसानी से मिल जाता है। चावल रहित गहन निर्वाह कृषि यानी कि फसलें गेहूँ, जौ, ज्वार, बाजरा, सोयाबीन, चाय यानी कि कम पानी सिंचाई के कम सुविधा वाले क्षेत्रों में इस प्रकार की कृषि की जाती है। जहाँ पर सिंचाई के साधन कम होते हैं, कम सिंचाई वाले क्षेत्रों में इस प्रकार की फसल की जाती है। और यह इसके प्रमुख से क्षेत्र हैं, इन्हें पढ़ लें, ठीक है। अब बात करते हैं विस्तृत वाणिज्य कृषि। विस्तृत जो वाणिज्य अनाज कृषि के उपक्षेत्र तथा प्रकृति को समझाइए। विस्तृत वाणिज्य जो कृषि है उसके क्षेत्र उपक्षेत्रों को समझाइए। क्षेत्र कौन कौन से क्षेत्र हैं? यह कृषि अधिकतम मध्य अक्षांशों के आंतरिक अर्ध प्रदेशों में अर्ध शुष्क प्रदेशों में घास के मैदानों में की जाती है। यहाँ कृषि योग्य विस्तृत क्षेत्र पाए जाते हैं। यहाँ जो कृषि योग्य है ना विस्तृत क्षेत्र पाए जाते हैं, जिन्हें अलग अलग क्षेत्रों में यानी कि कई नामों से जाना जाता है। एशिया में स्टेपिडीज, उत्तरी अमेरिका में प्रेयरी, अर्जेंटीना पंपास, दक्षिण अमेरिका में बेल्डन, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स तथा न्यूजीलैंड में कैटरबर्डी कहा जाता है। उपजे फसलें यानी कि उपजे फसलें मुख्य फसल कौन सी हैं? गेहूँ फसलें, मक्का, जौ, राई, जई। इसमें उर्वरकों का उपयोग कम होता है। इसमें उर्वरकों का कम उपयोग एक ही फसल की प्रधानता होने के कारण फसल का परिवर्तन नहीं किया जाता। इसमें एक ही फसल बोई जाती है। सिंचाई की समस्याएं सामान्यताएं नहीं दी जा सकती तथा फसल वर्षा पर भरोसे की जाती है। वर्षा के भरोसे फसल की जाती है। इसमें सिंचाई का अधिक महत्व नहीं दिया जाता। इसकी जो प्रकृति है प्रक्रिया है वो देखिए। इस कृषि में खेतों का आकार बहुत बड़ा होता है। इस कृषि में यानी कि खेतों का आकार बहुत बड़ा होता है। खेतों का आकार बहुत बड़ा होता है यानी कि विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि में इसका खेतों का आकार कैसा होता है? बहुत बड़ा होता है। खेत जोतने से फसल काटने तक सभी कार्य मशीनों द्वारा किए जाते हैं। यानी कि खेतों को जोतने से फसल काटने तक सभी कार्य यानी कि मशीनों के द्वारा किए जाते हैं। इसमें मानव श्रम का प्रयोग नहीं किया जाता। प्रति हेक्टेयर उत्पादन कम होता है। इसमें प्रति हेक्टेयर उत्पादन कम होता है, लेकिन प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक होता है, क्योंकि यहाँ जनसंख्या कम होती है। इसीलिए भूमि से अधिक फसल उत्पादन प्राप्त करने पर ध्यान दिया जाता है। यानी कि यहाँ पर जनसंख्या कम है, भूमि अधिक है, तो कृषि की जाती है और आसानी से यानी कि आय कर यहाँ कृषि उत्पादकों को भंडार करके रखा जाता है तथा अधिक मांग होने पर बेचा जाता है। यानी कि जो यहाँ जो भी कृषि की जाती है उसको यानी कि भंडार के रूप में रखा जाता है और अधिक मांग होने पर उस फसल को बेचा जाता है। कृषि कृषि करने वाले संगठन के आधार पर कृषि के प्रकारों का वर्गीकरण कीजिए। यानी कृषि जो करते हैं संगठन के आधार पर कृषक के प्रकारों का वर्ग कृषि के जो प्रकार है वर्णन कीजिए। कृषि संगठन किसान के खेतों पर अपना अधिकार एवं उन पर कृषि सहायक सरकारी नीतियों से प्रतिबंध होता है। ऐसे दो प्रकार होते हैं, सहकारी कृषि और सामूहिक कृषि। सहकारी कृषि एवं सामूहिक कृषि। सहकारी कृषि की बात करते हैं हम। सहकारी कृषि किसे कहते हैं? जब किसान एक समूह अपनी कृषि से अधिक लाभ कमाने के लिए अपनी इच्छा से एक सहकारी संस्था बनाकर कृषि कार्य करता है, सहकारी कृषि है। सहकारी कृषि जब किसान का समूह यानी कि कृषि से अधिक लाभ कमाने के लिए एक कृषक संस्था बनाता है, कृषि सहकारी समूह बनाता है, जिससे अधिक लाभ कमाने के लिए कृषि करता है, उसे कृषि सहकारी समूह कहते हैं। इसमें व्यक्तिगत खेत
बरकरार रहते हुए सहकारी रूप से खेती की जाती है। सहकारी संस्था किसानों को सभी रूप में सहायता करती है, जैसे कृषि कार्य से जुड़ी सभी चीज़ें खरीदना, फसल को उचित मूल्य पर बेचना, सस्ती दरों पर क्रय साधनों को व्यवस्था करनी, यानी कि सरकार भी इसमें सहायता करती है। जैसे कृषि कार्यों से जुड़ी चीज़ों को खरीदना, यानी कि कृषि कार्यों से जुड़ी चीज़ें उन्हें खरीदना है, और फसल को उचित मूल्य पर बेचना, सस्ती दरों पर प्रोसेसिंग साधनों को व्यवस्था करना आदि हैं। और पश्चिमी यूरोप के डेनमार्क, नीदरलैंड, बेल्जियम, स्वीडन और इटली में सफलतापूर्वक चल रहा है। सबसे अधिक सफलता इसे डेनमार्क में मिली, जहाँ प्रत्येक किसान इसका सदस्य है सहकारी कृषि। अब बात करते हैं हम सामूहिक कृषि। सामूहिक कृषि इस प्रकार की कृषि का आधारभूत सिद्धांत यह होता है कि इसमें उत्पादन के साधनों का स्वामित्व संपूर्ण समाज एवं सामूहिक श्रम पर आधारित होता है। इस प्रकार की जो कृषि है, आधारभूत सिद्धांत यह होता है कि इसमें उत्पादन के साधनों का स्वामित्व संपूर्ण समाज एवं सामूहिक श्रम पर आधारित होता है। कृषि का यह प्रकार पूर्व सोवियत संघ में प्रारंभ हुआ है, जिसका उद्देश्य था कृषि करने के पुराने तरीकों को बदलना एवं उत्पादन में वृद्धि करना। इस सामूहिक कृषि को सोवियत संघ में कौन कहा जाता है, यह हवाले का क्वेश्चन आ गया है कि सोवियत संघ में सामूहिक कृषि को क्या कहा जाता है, कौन कहा जाता है। इसमें सभी किसान अपने साधनों जैसे भूमि सुधार, पशुघर एवं श्रम को मिलाकर कृषि कार्य करते हैं। यानी कि इसमें सभी किसान अपने साधन जैसे भूमि, पशुचारण, श्रम को मिलाकर कृषि कार्य करते हैं। यह अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भूमि का छोटा सा भाग अपने अधिकार में भी रखते हैं। यानी कि यह अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भूमि का छोटा सा भाग अपने अधिकार में रखते सभी, यानी कि सारे क्षेत्र पर कृषि नहीं की जाती। चलवासी पशुचार और वाणिज्य पशुपालन में अंतर। चलवासी पशुचार और वाणिज्य पशुपालन में अंतर। चलवासी पशुचार निम्न प्रकार होते हैं, अब देख लीजिए भाई। यानी कि ये है चलवासी पशुचार, ये है वाणिज्य पशुचारण। इनमें अंतर देखिए, चलवासी पशुचार और पशु यानी कि वाणिज्य पशु। चलवासी पशुचार देखते हैं। चलवासी पशुचार जीवन निर्वाह का प्राचीन व्यवस्था है। चलवासी पशुचार एक स्थान से दूसरे जीवन निर्वाह के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, चलवासी पशुचार। वाणिज्य पालन यानी कि पशुपालन चलवासी पशुओं की तुलना में अधिक व्यवस्थित एवं पूंजी प्रदान व्यवस्था है। और बात करते हैं चलवासी पशु। इस प्रकार के पशुचालन में अनेक प्रकार के पशुओं को पाला है। चलवासी पशुचारण में विभिन्न प्रकार के पशुओं को पाला जाता है, एक ही प्रकार की नस्ल के पशुओं को नहीं पाला जाता। अब वाणिज्य पशुपालन में केवल एक ही प्रकार के पशु पाले जाते हैं। चलवासी में अलग अलग प्रकार के पशु पाले जाते हैं, जो कि वाणिज्य पशुपालन में अलग अलग प्रकार, वो एक ही प्रकार के पशु पाले जाते हैं। चलवासी पशुचारण से जुड़े लोग चारे तथा जल की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। चलवासी पशुचार है ना, जो चारे एवं जल की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पशुओं के साथ भी जाते हैं। जबकि वाणिज्य पशुपालन में पालन करने के लिए एक निश्चित स्थान फॉर्म पर पशुओं का पालन करते हैं। कि वाणिज्य पशुपालन में एक फॉर्म में रहकर यानी कि पशुओं को पाला जाता है, एक फार्म में यानी कि पशुओं को पाला जाता है, वहीं पर यानी कि चारा आदि व्यवस्थाएं की जाती हैं। अब बात करते हैं धरातलीय खनन एवं भूमिगत खनन में अंतर। धरातलीय खनन एवं भूमिगत खनन में अंतर। धरातलीय खनन और भूमिगत खनन। अब बात करते हैं हम धरातलीय खनन की। यह खनन विधि को विस्तृत खनन कहते हैं। इस खनन विधि को विस्तृत खनन कहते हैं। भूमिगत खनन, इस खनन विधि को कुप्पकी खनन कहते हैं। कुप्पकी खनन कहते हैं। धरातलीय यह खनन की सबसे सस्ती विधि है। धरातलीय खनन विधि यानी कि सबसे सस्ती विधि है, जबकि भूमिगत खनन विधि यह धरातलीय खनन विधि से महंगी है, यानी कि यह महंगी विधि है। धरातलीय खनन विधि, इस विधि में उपकरणों एवं सुरक्षा के उपयोग पर खर्च होता है। यानी कि धरातलीय खनन विधि में यानी कि उपकरणों एवं सुरक्षा के जो व्यवस्था है उन पर अधिक खर्च किया जाता है, जबकि भूमिगत खनन में यानी कि इस विधि में उपकरणों एवं सुरक्षा के उपकरणों पर अधिक खर्च होता है यानी कि इस समय में खनन की यह विधि कम जोखिम भरी होती है, खनन की यह विधि अधिक जोखिम भरी होती है। ये अंतर है इसके। अब इसके जो क्वेश्चन है ये देख लीजिए। यानी कि जो प्राथमिक कार्यकलाप करने वाले लोग का कार्य क्षेत्र घर से बाहर होने के कारण लाल कॉल श्रमिक कहलाते हैं। स्थानांतरणशील कृषि कर्तव्य एवं दहन कृषि भी कहलाती है।
फल चक्र एवं अंतः फसल मृदा की उर्वरकता को बनाए रखने की महत्वपूर्ण भूमिका है। अंगूर, खट्टे फल, अंजीर, जैतून की कृषि भूमध्य सागर क्षेत्र की विशेषता है। भूमध्य सागर कृषि की अति विशिष्टता बताइए, यानी कि इन क्वेश्चनों को आप देख लीजिए टेस्ट के रूप में, और आप इन्हें देख लीजिए और इनका आंसर देने की कोशिश कीजिए। यदि अच्छा वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट, यानी कि सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए यार, देखो बड़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। धन्यवाद।